नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको अलग अलग खबर बताएंगे और खबर का क्या इम्पैक्ट होगा, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं NCDX के MD और CEO अरुण रास्ते साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। और पिछले बुधवार को बजट पेश हुआ और आज आप मंगलवार को जुड़ रहे हैं सर, मतलब करीब करीब एक हफ्ते के बाद है। तो पहला सवाल तो ये कि इतनी देर से आप क्यों जुड़ रहे हैं और आपको अच्छा खासा वक्त मिल चुका है बजट समझने के लिए, जानने के लिए। तो इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या अच्छा लगा सर, ये बताइए। देखिए, आपने जो मतलब मेरा जो एक हफ्ते बाद जुड़ने का कारण है, ये तो आपने खुद ने बता दिया कि पढ़ने हाँ, लिखने का सीखने का मौका मिल गया मुझे। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज इस बजट में जो लगी है वो वेयर हाउसिंग के लिए जो विशेष ध्यान रखा गया है हम्म। वो लगी है। हम्म। हमारे देश में अगर आप सोचेंगे तो करीब कुछ कुछ फसलों में 19 से 20% वेस्टेज होता है, हम्म। क्योंकि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हमारे ठीक नहीं है। इसलिए तो वेयर हाउसिंग पे जो इस बार फोकस किया गया है, उससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इससे दो फायदे होंगे। एक तो वेस्टेजेस कम होगी, दूसरा किसान और FPO आज की तारीख में जितने हमारे यहाँ बन गए हैं उनको होल्ड करने के लिए कैपेसिटी मिल जाएगी अपने घर के आसपास, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर हाउसेस की बात हो रही है। मतलब हर जिले में बड़े बड़े वेयर हाउस हो जाएंगे। अगर वो हो जाएगा तो किसानों को अपना माल रखने के लिए कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। वो अगर 1 या 2 महीने माल रख सकता है अपने घर के आसपास वाले वेयर हाउस में, और 2 महीने बाद अगर बेचता है तो उसे अपनी फसल के लिए ज्यादा कीमतें मिलने लगेगी। तो उसके जो रिटर्न है वो बढ़ जाएंगे किसानों के भी। तो दोनों तरफ से देश को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो वेयर हाउसिंग पे जो फोकस है सबसे बड़ी चीज है। इसके साथ ही जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हो रही है, इससे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। मतलब आज ये कह रहे हैं कि मतलब अगला जो सोना है वो इंफॉर्मेशन है। और जब पब्लिक मतलब इंफॉर्मेशन हमारे देश में अगर बढ़ती जाएगी और लोगों को उस मुहैया कराती रहेगी सरकार, तो उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा और कमोडिटीज पे भी पड़ेगा, किसानों पे भी पड़ेगा, और वो पॉजिटिव होगा। तो मेरे लिए ये दो सबसे बड़ी चीजें हैं। तो ये आपने दो बड़ी बातें बताई सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि इस बजट में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। भारत की पहल पे, भारत ने पहल की और इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। तो चूंकि मिलेट के ऊपर सरकार का फोकस है, रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आपका चूंकि एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, अगर सरकार के लेवल पर फोकस हो रहा है तो एक्सचेंज के लेवल पर आपका क्या फोकस होने वाला है मिलेट्स को लेकर के? देखिए, ये दूसरी मतलब सबसे अच्छी चीज है कि मिलेट्स के ऊपर फोकस हो रहा है, दो हम्म। कारणों से। एक तो मिलेट्स उन एरिया में भी मतलब आ सकते हैं या उगाए जा सकते हैं यहाँ पानी बहुत तादाद में उपलब्ध नहीं हो। तो एरिड जोन्स में भी मिलेट्स आ सकते हैं। पुराने जमाने में जब राजस्थान में जब गंगा नहर कैनाल नहीं पहुंचा था, वहां मिलेट्स ही हुआ करते थे। तो एक तो ये कि जहां कम पानी है वहां पर भी मिलेट्स ग्रो करके अगर उनके रिटर्न्स किसानों को मिल सके तो अच्छी बात होगी, पहली चीज। दूसरा, हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी मिलेट्स के थ्रू मिल सकती है हमें पूरी तरह। तो मिलेट्स मतलब जो इंटरनेशनल ईयर है इसमें भारत ने जो पहल की है, इसका तो सभी लोग स्वागत करेंगे। बजट में इसको जो बूस्ट दिया जा रहा है उससे हमें बहुत खुशी है। हमारे एक्सचेंज पे आज की तारीख में बार्ले और कॉर्न दोनों चीजें हमारे यहाँ आ रही है, बाजरा, और दो के तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग हो सकती है। तो बिहार जैसे स्टेट में हम लोग मिलेट्स को लेके पहले से ही काम कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड जो नए मिलेट्स हैं बाकी भी उनको भी हम अपने एक्सचेंज पे लाने की कोशिश करेंगे। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी मिलेट्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ करीब 10 या 11 हैं जिनको अन्नदाता स्कीम में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन सबको हम अपने एक्सचेंज पे लाने की स्कीम, कोशिश यस। करेंगे। तो सर ये आपने अच्छी बात कही है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूँ। तो अभी सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जैसे कि आपने कहा कि पोटेंशियल है, तो मैं अगर जानना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त किस मिलेट में आपको पोटेंशियल दिख रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग की, और अगर ये फ्यूचर ट्रेड ओवरऑल सारे मिलेट में शुरू हो जाते हैं तो कितना बड़ा बूस्ट फार्मर को मिलेगा और खेती को मिलेगा मोटे अनाज की? देखिए, हमारे यहाँ बहुत से फार्मर्स मोटे अनाजों को छोड़ के राइस और मतलब वीट की तरफ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। जैसे जो बारले बो कर मतलब बारले उगाते थे, वो लोग राइस या वीट की तरफ शिफ्ट इसलिए हुए कि एक तो पानी मिल गया और बारले में उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था। अब मोटे अनाजों में अगर उनको रिटर्न मिलने लग जाएंगे तो अपने आप अपनी जो ट्रेडिशनल जो फसल है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो मतलब करीब 10 से 15% किसान अपने पुरानी जो
नस्ल के जो बार्लेस थे, मतलब ज्वार है, बाजरा है, इन सब की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और उन सब के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी किसानों को फ्यूचर मार्केट मिले, और उनकी जो मतलब पैदावार है वो पूरी की पूरी अगर मार्केट में आती है और उसमें कुछ फ्यूचर मार्केट में आती है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1/3 उनको उनकी इनकम बढ़ने की संभावनाएं आगे चल के हो सकती है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इसमें काम हो सकता है। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि एग्री का आप सबसे बड़ा एक्सचेंज हैं, लेकिन अभी वॉल्यूम को लेकर कंसर्न है और उस तरह के प्रोडक्ट भी नहीं हैं फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पर, बहुत कम है जिसमें वॉल्यूम दिखता है। तो वॉल्यूम बढ़ाने को लेकर सर आपकी तरफ से कोई नया प्रयास इस वक्त हो रहा है? देखिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो 2 या 3 चीजें कर सकते हैं हम। एक तो नए जो है लोग उन्हें जोड़ें, नए सेंटर्स हैं उन पर हम जाएं, टियर 2 टियर 3। देखिए, आप सबसे ज्यादा हमारी कमोडिटीज हैं इस वक्त जो उनको हम ग्रो कर रहे हैं, वो हैं मतलब जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती है वो है गुजरात और राजस्थान में। तो वैल्यू चेन पर पूरी हमारी गुजरात राजस्थान में बनी हुई है। अब हमें दूसरे स्टेट्स में जाना है। अभी ये होता है कि टियर 1 मतलब जितने नगर हैं, क्षेत्र हैं, उनमें हमारे जो मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सीमित हैं। अब हमें टियर 2 या टियर 3 क्षेत्रों में भी जाना है। जैसे बिहार या उड़ीसा जैसे क्षेत्र जो रीजनल फोकस वाले हैं, उनमें भी जाना है। तो उनमें जाने के लिए हमारी 2 रणनीति है। एक तो जो मेंबर्स हैं हमारे, उन क्षेत्रों में हमें बढ़ाने हैं। दूसरा, जैसे हमने कमोडिटी की बात की, जो जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये जब एक्सचेंज पे अच्छी तरह ट्रेड होने लग जाएंगे तो उड़ीसा और बिहार के लोग भी हमारे साथ अपने आप जुड़ने लग जाएंगे। दूसरी चीज, आज की तारीख में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और म्यूचुअल फंड्स का पार्टिसिपेशन कमोडिटीज में बहुत कम है। तो इसके लिए हमारी मतलब आगे ये रहेगी कि इन लोगों के थ्रू इन लोगों के माध्यम से कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स में रिटेल इन्वेस्टर को लाया जाए। तीसरा, ऑब्वियसली कमोडिटीज काम है, तो कमोडिटीज को बढ़ाना एक्सचेंज का काम है। तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि इस साल हम 2 या 3 नई कमोडिटीज लाने की उम्मीद में है। ग्राउंडनट एक बड़ी कमोडिटी होती है और ग्राउंडनट को बहुत जल्दी एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए लेके आएगा। सर कब तक ग्राउंडनट? सर, हमें सभी का अप्रूवल जस्ट मिला है, तो अब लॉन्च प्लान बना के थोड़ा जो मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है वेयर हाउस और अदर चीजें, वो जैसे टाई अप हो जाए तो अगला जो सीजन होगा ग्राउंडनट का अक्टूबर सितंबर का, उसके पहला मतलब वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हम लॉन्च कर देंगे बहुत ही जल्दी। एक सवाल और रास्ते जी आपसे, और ये सवाल तो आपको तब तक पूछा जाएगा जब तक कि इस सवाल का जवाब ठीक तरीके से मिल नहीं जाता है। और वो सवाल ये है कि जो 7 एग्री कमोडिटी का फ्यूचर बैन किया गया है और जिसको बाद में फिर एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, तो क्या आप लोग भी ये मान चुके हैं कि ठीक है 1 साल के बाद ही प्रयास किया जाएगा, या आपका प्रयास जारी है? और क्या 1 साल से पहले हम कुछ उम्मीद करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं? आपकी तरफ से कुछ एफर्ट हो रहा है इस वक्त? देखिए, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे मतलब हमें लगता है कि हमारे फेवर में है कॉन्ट्रैक्ट वापस लाने के। जैसे अब अगर कल की आप फिगर्स देखेंगे तो मस्टर्ड का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, मस्टर्ड के प्राइसेस भी स्टेबल हो रहे हैं, उसी तरह दालों के प्राइसेस भी स्टेबल हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर ये प्राइसेस स्टेबल हैं, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो महंगाई इन दोनों के कारण बढ़ने की तो कोई उम्मीद नहीं है। सेकंड, इंटरनेशनली पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल है, सोया ऑयल, ये तो इंडिया में तो इनके प्राइस डिटरमाइन होते नहीं है, तो इंटरनेशनली डिटरमाइंड है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये 3 जो तेल हैं, रेपसीड, मस्टर्ड, आरएमसीड जिसे कहते हैं, सोयाबीन और पाम ऑयल, इन तीनों को हमें मतलब ये वापस आ जाएंगी, हमारी उम्मीद है। उसमें साइंटिफिक रीजन है, हमारे पास डेटा भी है, तो हम इसे फिर से जिन भी लोगों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इनमें से कोई या तीनों वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे, बाकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको लेकर सर अब कोई नई मीटिंग अभी होने वाली है आपकी? जहां हमें मौका मिलता है हम सभी से मिलते भी रहते हैं। आपके थ्रू भी हम मतलब ये गुजारिश करेंगे कि लोगों से कि इनको अगर वापस लाया जाए तो किसानों का, सभी जितने भी मतलब वैल्यू चेन है सबसे उनका फायदा होगा, किसानों का सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है तो भाव नीचे चले जाएंगे, अगर मार्केट में फ्यूचर मार्केट नहीं होगा तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल रास्ते जी आपसे मेरा कि एफपीओ को लेकर बहुत बात हो रही है, तो अभी हाल फिलहाल आपने कुछ नए एफपीओ जोड़े हैं अपने साथ, या कुछ ऐसी योजना एफपीओ को लेकर आपकी एक्सचेंज की? जी, सो 2 चीजें हम इस वक्त कर रहे हैं एफपीओ के साथ। पहले हमारा मतलब ये तो था कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर फिजिकल ट्रेनिंग करना शुरू किया, और जिन मतलब क्षेत्रों में हम काम करते थे सिर्फ उसमें करते थे। अब हमारा ये रहा है कि जिन क्षेत्रों में हम काम नहीं करते उनमें भी जाकर
क्योंकि मैं भी थोड़े दिन पहले रिसर्च कर रहा था, करीब 50 एफपीओ से हमने रिसर्च किया है, तो उनसे हमें ये डिमांड आई है कि इवन मार्केट ऑपरेशंस जो हम हमारे यहाँ ट्रेड नहीं करते वो भी ठीक है, पर होलसेल मार्केट ऑपरेशंस ऐसी चीजें भी उन्हें नहीं पता है। तो हम नाबार्ड के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं और थोड़ा मंथन करके नाबार्ड के साथ हम इस विषय में थोड़ा काम करना चाहते हैं। तो अगले 1 साल तक हम काफी काम करेंगे अवेयरनेस रेजिंग का एक्सपीओज में, कैसे उनको बाजार में आना चाहिए और कैसे वेयरहाउसिंग और रिलेटेड स्टफ से फायदा हो सकता है उनको, और तीसरा कैसे मतलब अपना क्वालिटी को कंट्रोल करके अपनी रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राफ्ते जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि एग्री मार्केट की ग्रोथ के लिए आप क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से होना चाहिए और आप एक्सचेंज के लेवल पर क्या क्या इस वक्त प्रयास कर रहे हैं। ये डिटेल में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं कि एक्सचेंज की ग्रोथ हो, वॉल्यूम बढ़े, किसानों का फ़ायदा हो, क्योंकि पर्पस यही था एग्री एक्सचेंज लाने का कि एक नया प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए किसानों को भी वाजिब भाव मिलने में मदद मिले। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया और रवि द्वारा जुड़े हुए हैं। अजय जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर होगा। गोल्ड का मार्केट आप देखिए 100 रुपए के आसपास ऊपर है, 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़े एक्शन के बाद मार्केट छोटे दायरे में अभी फिलहाल दिख रहा है। आज कोई एक्शन आप देख रहे हैं शाम के कारोबार में, गोल्ड में कुछ नया ट्रेड दिख रहा है आपको इस वक्त? गुड इवनिंग मिथुन जी। डेफिनेटली शुक्रवार को नॉन फार्म पेरोल के डेटा के बाद काफी बड़ा फॉल आया। कल के सेशन में हमने देखे रुपए में जो गिरावट थी ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर रही थी डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 1970 के करीब मार्केट काफी 1870 के करीब मार्केट काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट को उछाले पे बिकवाली ही करके चलना चाहिए। 57,200 250 के करीब सोने को बेच के चलिए, 56,800 तक का लेवल मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। रवि जी, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा? क्या चांदी में जो ट्रेड हम इस वक्त देख रहे हैं, मार्केट बड़ा ही डल दिख रहा है, 67 350 60 के आसपास है। बड़ी तेजी के बाद चांदी का मार्केट भी रिलैक्स के मूड में आ गया है। चांदी में कुछ ट्रेड अभी करना चाहिए या थोड़ा अभी दूर रहें? ये क्वेश्चन मुझे? जी जी रवि जी, आपसे। रवि जी, आपसे एक क्वेश्चन, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। बेसिकली चांदी में मुझे लग रहा है कि बेसिक जो अभी सिनारियो बना हुआ, जैसे आगे अजय जी बात कर रहे थे कि नॉन फार्म पेरोल के नंबर के बाद थोड़ा मूड है वो वहां पे डॉलर इंडेक्स का इम्प्रूव हुआ है, और उसके बाद थोड़ा बुलियन में मुनाफा वसूली। आज शाम फिर से फेड चेयर की स्पीच है, वो स्पीच में काफी कुछ निकल के आएगा, क्योंकि अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नॉन फार्म के डविश डेटा मींस के हॉकिश डेटा थे उसके बाद शायद कमेंट चेंज हो गए। तो मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी चांदी में रखा जा सकता है। 67,300 के करीब एक बार बेच के चलना चाहे। डाउन साइड मेरा मानना है कि 66,700 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। 67,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी चांदी में रख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। अब बात कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज ठीक ठाक तेजी है और इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड का भाव करीब करीब 0.2% ऊपर है। 6,243 का लेवल है, 112 रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी दाम ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर हैं। चाइना वाली खबर तो है ही कि चीन से डिमांड बढ़ने की बात बार बार हो रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कह दिया कि पूरे ग्लोबल डिमांड में चीन का कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास रहेगा। उधर तुर्की में उत्पादन ठप हुआ है भूकंप की वजह से। तो अजय जी, क्या लगता है क्रूड अभी? डेफिनेटली मिथुन जी, कल के सेशन में हमने देखा था प्राइस 6,000 के करीब जाते हुए दिखाई दी, बट ये जो 4 कारण है, चाहे हम चाइना की डिमांड, साथ में प्राइस कैप रशिया पे, और साथ में जो अर्थक्वेक हुआ है, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 1 मिलियन बैरल के आसपास का सप्लाई तुर्की से अगर हम देखें डिस्टर्ब बताया जा रहा है, जिसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, तो कच्चे तेल को करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 6350 का है, बट हमें लगता है ये हफ्ते तक हम 6500 का लेवल आराम से इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ओवरऑल कच्चे तेल में करंट लेवल से भी लेके काम करना चाहिए। क्या कच्चे तेल में आप कह रहे हैं कि बाइंग करनी चाहिए? अच्छा रवि जी, मेटल में आज की टॉपिक आपकी, जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड करना ठीक रहेगा बेस मेटल में? बेस मेटल में थोड़ा हल्का दबाव बना हुआ है। पर्टिकुलर जो डॉलर इंडेक्स की तेजी है वो वहां पे रेस्ट कर रहे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेल का स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। एल्यूमिनियम में सप्लाई साइड थोड़ा कंफर्ट है, एंड पर्टिकुलर देखे तो जो जिंक एंड कॉपर में इश्यू थे, इतने सप्लाई रिलेटेड इश्यूज नहीं है, तो मुझे लग रहा है वहां बिकवाली का प्रेशर आ सकता है।
216.80 के टारगेट के लिए बेच के व्यापार करना है 224.50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का प्रेशर आपको सिलेक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम में आता हुआ दिख सकता है। तो ये राय आपकी है मेटल के ऊपर। अजय जी, अब मेरा आपसे एक सवाल एग्री को लेकर होगा। सर, आपकी कमोडिटी ग्वार क्यों नहीं चल पा रही है? आप ग्वार पे फिर बड़ा बुलिश थे, लेकिन ग्वार तो मतलब रुक ही गया है अच्छे फंडामेंटल के बावजूद। ऐसा क्यों? पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस की बात करें तो 5.5% मार्केट में जंप आया है। 5650 का लेवल टच करने के बाद लगभग 6050 का लेवल दिखाया है। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है। देखिए, फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है पिछले 2 हफ्ते से यूएस में जो रिग काउंट्स है वहां पे कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट के डेटा है वो भी आगे अनलाइकली अच्छी ही रहने की उम्मीद है। तो एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने पूरे ही एग्री पैक के एक बड़ा दबाव देखा। चाहे हम जीरे धनिये की बात करें तो सभी में जो दबाव था उसका असर एक गवार पे जरूर पड़ता हुआ दिखाई दिया। बट आई थिंक फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 58-58-50 का कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ पे लेके चलिए। अगेन, जैसे मैंने जनवरी में भी कहा था कि 6150 एक की लेवल है, ये तोड़ता है तो हम 6600 का लेवल देख पाएंगे। तो आई थिंक अभी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है मार्केट, बट घबराने की बात नहीं। फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है ग्वार के लिए। आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल ग्वार के सपोर्टिव हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी या मार्च मान लीजिए, मार्च का जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्वार का अभी 6000 के आसपास घूम रहा है, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी आप बना कर देंगे? मार्च कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 5950 का एक अच्छा रेंज रहेगा, यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। और अगर पूरे मार्च मंथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है प्राइस 6550 से 6600 का लेवल आराम से दिखा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस 5700 का रहेगा, तो 5700 जो स्टॉप लॉस है मार्च वायदे को लेके चलना चाहिए 6550 से 6600 के टारगेट के लिए। 6500-6600 टारगेट के लिए आप करें कि ग्वार में बाइंग करना ठीक रहेगा। ओके, अच्छा, अब रवि जी जरा नेचुरल गैस पर बताएं सर, एनजी में कोई ट्रेड अभी आपको दिख रहा है? रवि दियोरा जी, आप सुन पा रहे हैं सर? रवि जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, शायद आवाज काट रही थी। हाँ। नेचुरल गैस में मेरा मानना है कि वहां पे फंडामेंटली जो प्रेशर बना है उसमें ज्यादातर जो यूरोप के स्टोरेज लेवल थे उसने थोड़ा मूड चेंज किया है, और इस हिसाब से लगातार जो इन्वेंट्रीज के लेवल थे वो भी हायर लेवल पे रहे। तो मेरे हिसाब से एक सेंटिमेंट वहां पे डिस्ट्रॉय हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि ये बेस है। यहाँ से नीचे प्राइसेस में रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहे, तो अगर कोई ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से 200 के कॉल ऑप्शन ये रेट पे ले सकते हैं आप करंट मंथ एक्सपायरी के। डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच ना करें, वोलेटिलिटी हायर है, बट मुझे लग रहा है 200 का कॉल ऑप्शन आपको 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। आगे मुझे लग रहा है कि 30 तक के टारगेट आपको ये कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है बेस प्राइसेस पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा, बट कॉल ऑप्शन बाय करके आपका रिस्क कम किया जा सकता है। एंड थोड़ा बुलिश साइड यहाँ पे मुझे लग रहा है 220-225 तक के लेवल एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। ज्यादा तेजी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। ओके, ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, इस पर आप नजर रखें। 204 रुपए के आसपास एनजी में अभी ट्रेड हो रहा है। बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटीज पर बात करने के लिए।